नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला। ये है मेरी 5 पार्ट की वीडियो सीरीज जिसमें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मुझे हासिल हुए इंडिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी के एडमिशन के लिए इंटरव्यू देकर। तो इस वीडियो में हम पहुंचे हैं आईसर पुणे। इससे पहले मैंने आईआईटी दिल्ली एंड टीआईएफआर के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का वीडियो बनाया है। अगर आपके लिए रेलेवेंट हो तो प्लीज चेक कीजिए। तो देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन। इनका एप्लीकेशन बहुत सिंपल था, शायद इसीलिए मैंने फिल किया था। कोई इन्होंने रिकमेंडेशन लेटर नहीं मांगा था, कोई मार्कशीट इनिशियली नहीं अपलोड करना था, केवल एक गूगल फॉर्म भरना था, तो मैंने भर दिया था। इंटरव्यूज ऑनलाइन हुए थे ऑब्वियसली इस साल 2021 में ड्यू टू कोविड। टेस्ट गेट और नेट के स्कोर का आपको जरूरत होता है इसके सिलेक्शन के लिए। और ये 2 राउंड का इंटरव्यू था। फर्स्ट राउंड अबाउट 20 मिनट्स का था एंड सेकंड राउंड अबाउट 30 मिनट्स का। तो फर्स्ट राउंड में 3 प्रोफेसर्स थे, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फेंके जा रहे थे मेरे ऊपर। देखते हैं कैसे क्वेश्चन। तो एबीसी 3 प्रोफेसर्स वो मुझे रूम में वेलकम करते हैं। मुझसे उन्होंने पूछा था कहाँ से मैंने एमएससी किया, कहाँ से बीएससी किया, उसके बाद प्रोजेक्ट किसके साथ किया, क्या किया, ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन। वो मेरे सुपरवाइजर का नाम भी जानते थे, तो ऐसे करके बोले ये सर वो सर, थोड़ा जान पहचान। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा ए सर ने कि व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक। तो मैंने उनको बोला क्वांटम मैकेनिक्स। फिर वो मुझसे पूछे इन पर्टर्बेशन थ्योरी में डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ पर्टर्बेशन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, तो इनका फिजिकली क्या मतलब होता है। मैंने उनको समझाया जो भी आता था मुझे। फिर वो बोले कि एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, तो उनके लिए मैंने लीनियर एंड क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट्स बोले। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे लगातार पूछा लीनियर स्टार इफेक्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट क्या होता है, रीमान इफेक्ट क्या होता है। और ये यहाँ खत्म नहीं है। फिर उनसे मुझसे पूछा कि साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, उसमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे कैसे चेंज होगा। तो यहाँ भी मैंने उनको अ, बताया जितना जो भी मुझे समझ आया कि रिलेटिव फील्ड्स पे डिपेंड करेगा कौन सी स्ट्रांग है, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा। स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड रीमान इफेक्ट के बारे में भी मैंने मेंशन किया। तो उन्होंने मुझसे ऐसे काउंट क्रॉस क्वेश्चन किया कि स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड रीमान इफेक्ट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, एंड किसके कंपैरिजन में स्ट्रांग एंड वीक होते हैं। तो उसका आंसर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार अ, रहा करो। जब भी तुमसे कोई लूज क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे जिसमें तुम्हें एक वर्ड या 2 वर्ड का डेफिनेशन देना होता है, एंड उसके बाद वो उसका डेफिनेशन उस वर्ड को तुम्हें और प्रिसाइज करने को कहेंगे ही। फिर ए सर चुप हो गए और बी सर ने मुझसे आगे पूछा कि टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में, उनमें अंतर तो, और ये सब भी कि कौन जनरेट करता है, कैसे टाइम एवोल्यूशन का जनरेटर कौन होता है, ऐसे करके। तो उसके बाद मुझसे पूछा कि इन दोनों में से ज्यादा फंडामेंटल कौन है। मैंने टीडीएस ही बोला एंड रीजन बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, कब उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो भी मैंने बताया। अ, अगर एक डायमेंशनल सिस्टम में उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई पोटेंशियल है, तो उसमें एक कोई वेव फंक्शन है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, वो केवल प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जीरो है, तो प्रूव करो कि वो बीच में उसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं है, केवल उसमें दो कोई उसमें नोड नहीं है, नंबर ऑफ नोड जीरो है। तो ऐसा ऐसा थ्योरम होता था जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो प्रूफ किया था कि ground state wave function of a one-dimensional potential has no nodes, and
फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन में एक नोड होता है एंड सो ऑन। तो मैंने उनको समझाया थोड़ा थोड़ा, फिर ये इतने में ही सर खुश हो गए एंड उन्होंने मुझसे बोला थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, यू मे लीव नाउ। तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि सब कुछ एक बार में इनिशियल लाइक तुरंत तुरंत नहीं मैं भी आंसर कर पा रहा था। थोड़ा सोचने के लिए टाइम लगता है थोड़ा, तो टाइम लगता है तो उतने में कुछ गलत निकल जाता है मुझसे। तो फिर वो लोग थोड़ा टाइम देते हैं, तुमको पूछते हैं गलत बोल रहे हो तो टाइम देते हैं, तो फिर सोचते सोचते धीरे धीरे सही जवाब आ जाता है। तो अ, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। तो जिन बच्चों का भी फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ उनका सेकेंड राउंड लिया गया था एंड सेकेंड राउंड में 3 डिफरेंट प्रोफेसर्स थे। मुझे ऐसा लगा कि ये 3 प्रोफेसर्स थोड़े सीनियर प्रोफेसर्स थे, बट ज़रूरी नहीं, कि हो सकता है जस्ट डिफरेंट बैच और प्रोफेसर्स असाइन हुए हों। सो तो इनके क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे। एक तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू था पिछले वाले से, तो क्वेश्चंस का टाइप एंड क्वेश्चन का लेंथ भी डिफरेंट था। देखते हैं। तो प्रोफेसर डी, ई एंड एफ हमारा साथ देंगे इस राउंड में। एंड डी ने मेरे से पूछा सबसे पहले कि डी सर ने कि कौन कौन से सब्जेक्ट तुमने पढ़े हैं। तो मैंने उनको बताया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। मैं जनरली क्वांटम मैकेनिक्स ही बोलता था, बट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मेरा प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड था एंड मैं पढ़ भी रहा था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोल दिया। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्या है कि अ, किसी से आप स्टैटिस्टिकल, मैंने 3 इंटरव्यूज दिए, तीनों में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोलने पे उन्होंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कोई मुझसे पार्टिकल्स एंड उन एनर्जी लेवल्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने को कह रहा है, कोई मुझे सन, जैसे इसमें इन सर ने मुझसे सन का टेम्परेचर पूछ लिया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नाम पे। और और दूसरे सर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पूछने लगता है। तो एक सब्जेक्ट के कई फील्ड्स होते हैं and क्या वो लोग पकड़ के तुमसे पूछते हैं, तो इट वेरीज। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में उन्होंने मुझसे पूछा सन का टेम्परेचर क्या होता है, तुम कैसे मेजर करोगे उसे। तो मैंने बताया वाइन्स लॉ से मेजर करेंगे। एंड फिर उन्होंने पूछा सन किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी से रेडिएट करता है। वो भी मैंने बताया जितना मुझे लगा, येलो के आसपास, येलो ग्रीन के आसपास। तो फिर वो मुझसे पूछा कि टोटल पावर रेडिएटेड बाय सन कैसे मेजर करेंगे। तो उसका आंसर स्टीफन्स लॉ बताया मैंने। फिर वो मुझसे पूछे स्टीफन्स लॉ क्या होता है, और उसमें इसके एक्सपोनेंट में T⁴ क्यों होता है, 3 या 2 क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर भी डायमेंशन से रिलेटेड था। इसको डराइव करते वक्त एक इंटीग्रल होता है जिसमें हम स्पेस में इंटीग्रेट करते हैं, तो 3 स्पेस की डायमेंशन होती है, 3 टी आते हैं, फिर वो dt इंटीग्रेट हो 4 हो जाता है। तो ये सब बताया मैंने। अ, बहुत प्रिसाइजली नहीं, मैंने कहा सर पूरा डेरिवेशन याद नहीं, बट ऐसे ऐसे। तो सर ने कहा हाँ इट्स गुड, यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, सो इट्स ऑल राइट। फिर उन्होंने बोला कोई और सब्जेक्ट, तो मैं बोला क्वांटम मैकेनिक्स। फिर उन्होंने ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछा। तो सिंपल था। अ, वो बताया मैंने e⁻x² सम लेंथ। फिर मुझसे पूछा उन्होंने एक पार्टिकल है इसमें, उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या होगा सेंटर ऑफ द वेल, वेल के बीच में। और उसके साथ उन्होंने पूछा कि अगर ये क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो इसमें पार्टिकल का मोस्ट लाइकली पोजीशन कहाँ होगा। तो वो नियर द एजेस होगा, क्योंकि वहां पे उसका वेलोसिटी सबसे कम होता है। तो वो भी बताया मैंने रीजन के साथ। फिर उन्होंने मुझसे पूछे इस हिसाब से क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्पैटिबल है, मतलब क्लासिकली वो नियर द एजेस एंड क्वांटम मैकेनिकली वो सेंटर ऑफ द वेल में होना चाहिए, तो ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अगर नहीं सर, लार्ज क्वांटम नंबर्स पे हमें वो नियर द एजेस ही मिलेगा, ये ग्राउंड स्टेट बहुत डिफरेंट होता है। एंड जैसे लार्ज नंबर्स पे जाते हैं तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहते हैं इसको। फिर सर ने पूछा डिस्क्राइब करो अच्छे से कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, तो वो भी मैंने बताया। उसके बाद फिर मुझसे एफ सर ने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। तो
अगर आपने वीडियो देखे पुराने तो आपको भी पता होगा, मैंने एक्टिव मैटर प्रोजेक्ट किया था। मैंने उसे डिस्क्राइब किया एक्टिव मैटर क्या होता है, कैसा होता है। उन्होंने बोला क्या स्टडी किया, क्या रिजल्ट्स मिले। जो रिजल्ट्स मुझे मिले, कोरिलेशन फंक्शंस वगैरह, जितना डिटेल में मैं बता सकता था उतना डिटेल में मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि किस फील्ड में तुम काम करना चाहोगे। तो मैंने बोला उनको स्ट्रिंग थ्योरी या कॉस्मोलॉजी, थियोरेटिकल फिजिक्स में रिलेटेड, थियोरेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसे फील्ड्स, स्ट्रिंग थ्योरी, कॉस्मोलॉजी, जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम ग्रेविटी, ये सब में मुझे इंटरेस्ट है। तो सर बोले कि तुमने प्रोजेक्ट किए कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में, एक्टिव मैटर में, अभी तुम फील्ड क्यों चेंज करना चाह रहे हो। मैं बताया कि सर मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स ही करना था, वो किसी एक्सीडेंट से ये एक्टिव मैटर करना पड़ा। नॉट अ बैड एक्सीडेंट, मैं अच्छा ही एक्सीडेंट कहूँगा, एक्टिव मैटर अच्छा है, बुरा नहीं है। नेक्स्ट फिर ये उन सर ने मुझसे पूछा कि कोई डेवलपमेंट या फिर कोई टॉपिक ऐसा बताओ जो तुम्हें अच्छा लगता हो। मैंने वो सुपर सिमेट्री, सुपर सिमेट्री को प्यार से लोग सूजी भी कहते हैं, SUSY, सुपर सिमेट्री। तो फिर मैंने वो पूछे क्या होता है सुपर सिमेट्री, मैंने डिस्क्राइब किया। फिर वो बोले क्या प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, कोई प्रॉब्लम है क्या। मैंने बताया जो भी पता थी मेरे को कि एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे इसके रिजल्ट्स जो ये प्रेडिक्ट करती है। फिर यार कैसे ठीक करूँ सर, मेरे को तो नहीं पता, अभी 30-40 साल से मुझे लग रहा है लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े वो नहीं कर पाए, तो मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझसे नेक्स्ट सर ने, ई सर आए, वो बोले तुम्हारा तो सब्जेक्ट बहुत डिफाइंड है, थियोरेटिकल तो बहुत डिफाइंड है, स्ट्रिंग थ्योरी, कॉस्मोलॉजी, सुपर सिमेट्री। मैं कहा नहीं सर, मैं इतना भी डिफाइंड नहीं है, थियोरेटिकल फिजिक्स में कुछ भी चलेगा, क्वांटम इंफॉर्मेशन ये सब भी अच्छा लगता है मेरे को, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी। फिर सर बोले थ्योरेटिकली क्यों, एक्सपेरिमेंटल क्यों नहीं। तो मैंने थोड़ा इसमें भी टाइम स्पेंड किया कि नहीं सर, थ्योरेटिकल मुझे अपने लिए अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल में कोई बुराई है। फिर उन्होंने बोला कोई एक्सपेरिमेंट्स MSc में किए। तो NMR मुझे अच्छा लगता है, पहले भी मैंने NMR के बारे में बात किया है, तो मैंने NMR बोला। फिर वो व्हाट इज NMR, तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को, बता दिया मैंने जो भी आता था। मैग्नेटिक फील्ड्स एंड स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछा, उन्होंने कैसे मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिस्क्राइब करो, अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, केमिकल शिफ्ट क्या होगा, ऐसे ही। और वाइवा जैसे क्वेश्चंस। तो ये करके आई थिंक हाँ, इंटरव्यू खत्म हो जाता है एंड मुझे सेलेक्ट कर लिया गया था इसके रिजल्ट आने पर। एंड अच्छा इंटरव्यू था। तो इसमें आप लोगों को सीखने के लिए क्या है टेक अवे। सबसे पहली बात तो ये कि एक इंटरव्यू में तुम क्लियर हो जाते हो तो उतना सीखने को नहीं मिलता जितना तुम्हें पास होने पे सीखने को मिलता है। जब फेल हो जाते हो तो तुम सोचते हो क्या गलत किया मैंने, क्या क्या मैं ठीक कर सकता था, क्या खराब हो गया। पास हो जाते हो तो ये सब सोचने का मन नहीं करता, फिर तुम यूट्यूब चलाओ, टीवी चला के देखो, टांग टांग उठा के। तो इसमें कम टेक अवेज है मेरे पास, बट फिर भी ये है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था एंड मैं इसमें ज्यादा रिलैक्स था। एंड तीसरा और चौथा इंटरव्यू थे, चार दो इंटरव्यूज, तो थर्ड 2 राउंड्स, तो मैं काफी रिलैक्स था एंड बेटर फील कर रहा था प्रीवियस 2 इंटरव्यूज से। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो फैक्टर। तो नेक्स्ट, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। TIFR वाले मेरे से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, या कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, आप सब्जेक्ट बोले क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको नहीं आता। तो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए जो भी कर सकते हैं। और ये फेलोशिप वाले एग्जाम्स में रैंक ले आओ तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसके बिना एडमिशन मुश्किल से होता है। इंस्टीट्यूट फेलोशिप बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो अच्छे रैंक ले आओ, अच्छे से हो जाएगा। आई थिंक दैट्स ऑल। प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफेक्ट। अगले वीडियो में देखते हैं आपको, या पिछले वीडियो में। देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।